अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइफ विद हेल्थ, शबाना मनियार और हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे लिए तो प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, डॉक्टर जावेद अरशद। हमने बहुत सारी ऐसी डिजीज़ और बीमारी पर बात की जो हम ये कह सकते हैं कि बाज़ दफ़ा इंसान की जान तो ले जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी फ़ैमिली को भी ट्रॉमा में मुब्तला कर देती है। लेकिन आज हम उस हाउस होल्ड बीमारी के बारे में, मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि हमें बताएं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है और एवरी सेकंड पर्सन भी नहीं, मुझे तो लग रहा है कि एवरी पर्सन, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इस वक्त टीन्स के साथ भी ये मसले दरपेश हैं। और बाय बर्थ जो डायबिटिक बेबीज़ और ब्लड प्रेशर, ये दो वो बीमारियाँ हैं जो हमारे साथ साथ हमें कैरी करनी पड़ती है, और उसका इलाज सिर्फ ये है कि हमने परहेज़ करना है। और डायबिटीज़ में तो हमने ये भी देखा है कि बाज़ दफ़ा ये कहा जाता है कि एक दफ़ा अगर आप इंसुलिन पर चले गए तो फिर इंसुलिन के अलावा फिर टैबलेट्स और वो कोई असर नहीं करती। क्या डॉक्टर साहब की रिसर्च, अगेन रिसर्च नहीं, रिसर्च में डॉक्टर साहब ने कोई ऐसी मतलब तब्दीली देखी अपने पेशेंट्स में, या कोई ऐसा ट्रीटमेंट लेकर आए हैं जिसके बारे में मैं कह सकूं कि काश उससे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, जो बहुत ही हाउस होल्ड नेम्स हो चुके हैं हमारे लिए, उसका इलाज मुमकिन हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी देखें, ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर जो है वो दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मजमूआ है, कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस आपकी जो शरीयान होती है, ठीक है, उसमें कितनी इलास्टिसिटी बची है। इलास्टिसिटी से मुराद मेरी ये है कि जब दिल धड़कता है वो ब्लड पंप करता है तो ये शरीयान जो है ब्लड के इन्फ्लक्स जो है ब्लड का, उसके हिसाब से थोड़ी सी फैल जाए और फिर जब वो ब्लड गुजर जाए तो वो वापस अपनी रिकनसाइल कर जाए, ठीक है। जब इसके फैलने की सलाहियत कम होती होगी, फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी उसकी, तो फिर वो फैलेगी नहीं, ठीक है। अब ब्लड पीछे से आ रहा है और वो ये फैल नहीं रही है तो वो ब्लड आगे नहीं जा पाएगा। अच्छा, वो फैल क्यों नहीं रही है? हम कोई गलतियां कर रहे हैं? टेंशन है, उल्टी सीधी ग़िज़ाएं हैं, अच्छा, ठीक है, ठीक है, कई चीज़ें हैं अब जो हमारे ही कंट्रोल की चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक है। और अब जब ये फैल नहीं रही है तो इसका जैसे गटर होता है उसके आगे चौक हो जाए तो रोड पे पानी आता है, ये पानी को आप ब्लड के तौर पे ले लें, और ये जो है ये गटर से निकल नहीं रहा है, ये उस लाइन के अंदर ही है, ठीक है, ठीक है। तो जब आगे आपकी लाइट चली जाती है, ठीक है, और डमलोटी और ये जब सब जगह धाबे जी पंपिंग स्टेशन पे काम करना बंद कर देते हैं तो फिर वो आगे नहीं पुश कर रही है, वो पीछे से प्रेशर आ रहा है, लाइन अल्टीमेटली ब्रस्ट होती है, जी जी। लाइन अल्टीमेटली हेमोरेज होता है, ठीक है, राइट, सही। हेमोरेज से आपका स्ट्रोक होता है, ठीक है, राइट। सो स्ट्रोक इज़ नॉट अ डिजीज़, आपका वो ब्लड प्रेशर और आपकी जो शरीयान की इलास्टिसिटी है, दैट इज़ द डिजीज़, ठीक है। सही, समझ गए आप समझ गए मेरी बात को। आप उसको ठीक करेंगी, ताकि ट्रीटमेंट में हमेशा कहता हूँ कि ट्रीटमेंट के 3 फेज़ होते हैं। एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट, हार्ट अटैक हो गया है, कार्डियक अरेस्ट हो गया, आपको उसको इमरजेंसी में रिवाइव करना है, ठीक है। दूसरी होती है आपकी मैनेजिंग ट्रीटमेंट, कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, सही। और तीसरा होता है फैसिलिटेशन ट्रीटमेंट, कि फैसिलिटेट कैसे करेंगे। जैसे आजकल कोरोना है, मैं वायरस को निकाल देता हूँ, लेकिन अगर वायरस को निकाल दिया उससे पहले वो डैमेज करके जा चुका है तो मुझे उसको ऑर्गन को जो डैमेज हो चुका है उसको ठीक करने का काम दवाई नहीं करेगी, अल्लाह खुद कर देगा। अच्छा। लेकिन आप उसको फैसिलिटेट तो करें ताकि वो इसको टाइम मिले कि वो ठीक हो सके। सही। इसी तरीके से हर चीज़ का है। सर, आपने बात की स्ट्रोक की, लेकिन इसमें कभी आपने शरीयानों की भी बात की, वेन्स और आर्टरीज की बात की, तो वो नहीं होता कि दिल की शरीयानें सिकुड़ रही हैं, दिल की शरीयानें सिकुड़ गई हैं?
एक बीमारी है जिसमें आदमी बिल्कुल झुक जाता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अच्छा, उसको हम लोग कहते हैं कि विजन का डिस्टेंस कितना है, सर झुका हुआ है ना तो वो ऊपर तो देख ही नहीं सकता यूं करके, ये तो बड़ा मसला है। ये बस यहीं तक देखेगा, ठीक है। अच्छा, मैं पिछले दिन इस्लामाबाद गया था, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें स्ट्रेट नहीं होता यूं करके। उसकी वजह क्या होती है? नेक बोन का मसला होता है? नहीं, नेक बोन का मसला नहीं होता है, असल में स्पाइन जो है इसमें छोटे छोटे से लिगमेंट्स होते हैं। बाद लिगमेंट एक वर्टिब्री से दूसरे वर्टिब्री, बाद एक से तीसरे वर्टिब्री तक। अच्छा, ठीक है, बस ये सिस्टम होता है, ठीक है। वो इसको सीधा रखते हैं। ये उंगली है ना, ये उंगली इसलिए सीधी है कि इधर के मसल और इधर के मसल ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये वाला मसल जो नज़र आ रहा है इसको मैं काट दूँ, ये काम छोड़ देगा, तो ये उंगली यूं मुड़ जाएगी, इसलिए कि इधर के मसल इसको खींच लेंगे अपनी तरफ, ठीक है। ये कट चुका है, इसको वापस करने के लिए मुझे इसको रिस्टोर करना पड़ेगा। एंकाइलोजिंग की स्पॉन्डिलाइटिस में भी ये होता है कि जो सामने के लिगमेंट होते हैं वो ओसिफाई हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, पत्थर की तरह हो जाते हैं, तो वो स्पाइन को सीधे से अपनी तरफ झुका लेते हैं, हम कैसे अकड़ जाते हैं अपने उस पोजीशन। अब उसमें ये है, बच्ची को मैंने अभी इस्लामाबाद गया था तो मैंने किए इसके 4 सेशन। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की पेशेंट थी, तस्वीर भी मेरे पास पड़ी हुई है, वॉकिंग वीडियो भी है, तस्वीर भी है, ठीक है। पहले सेशन के बाद दूसरी दफ़ा जब मैं इसके पास गया तो वो कहने लगी कि जावेद, डॉक्टर जावेद, ऐसा है कि मैं कल छत पे 5 महीने बाद पहली दफ़ा सीढ़ियाँ चढ़ के गई हूँ, एक सेशन के बाद। 5-6 सेशन के बाद शी वॉज ऑलमोस्ट स्ट्रेट। मैंने फिर उसको समझाया, मैंने कहा देखो बेटा, आप कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करो, आप ये अब यूँ झुक गई हो तो आपकी जो कैपेसिटी है चेस्ट की वो भी कम हो गई है, इतनी थी पहले, अब इतनी हो गई है, ठीक है, श्रिंक हो गई है। तो अंदर जो फेफड़ा है वो भी इतना था पहले, अब इतना हो गया है। अब जब इतना हो गया है तो उसमें गैसेस डिफ्यूजन एक्सचेंज जो है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, ठीक है। सही है। तो वो अगर 100 मिलीग्राम आपको चाहिए, बॉडी की नीड है हर बीट के साथ, तो वो खाली 60-65 दे रहा है। अच्छा। अब जब 60-65 दे रहा है और बॉडी की नीड 100 है तो दिल को 70 दफ़ा की बजाय 100 दफ़ा धड़कना पड़ेगा ताकि उस रिक्वायरमेंट को मीट अप कर सके, ठीक है, पूरा कर सके। अब जब ये ज़्यादा दफ़ा धड़केगा तो वो पहले दिल इतना बड़ा था, लेकिन जब ज़्यादा धड़का 100 पे चला गया तो वो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो वो जो है उसको भी ब्लड ज़्यादा चाहिए, पट्टे बढ़ गए हैं, उसके हार्ट मसल्स जो है वो बड़े हो गए हैं, हाइपरट्रॉफी भी हो गई है और हाइपरप्लेजिया भी हो गया है, ठीक है। अब उसको भी ज़्यादा ब्लड चाहिए, वो ब्लड डिमांड मीट नहीं कर सकेगा तो वो रिज़ल्ट करेगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक पे। अच्छा। तो वो एक छोटी सी जो कमर का मसला है, वो कितनी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम, वो इतनी सारी चीज़ों को, मतलब तो उसने पूरी बॉडी को ही अफेक्ट कर दिया ना। हमारी पूरी बॉडी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। मेरे पास पेशेंट आए शुगर के, डायबिटीज़ आप जिक्र कर रही थी, जी जी, उस पर भी बात करेंगे। बेटा उनका कहने लगा कि अब्बू की शुगर रहती है 600-650। मैंने कहा 600-650 कोई एहतियात करते हैं? नहीं करते। कहने लगे नहीं, वो तो अब्बू तो मानते ही नहीं है, नहीं करते। मैंने कहा बेटा मैं उनका इलाज नहीं कर सकता। कहने लगे क्यों सर? मैंने कहा कि देखो, ट्रीटमेंट का भी मैंने कहा, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, मैनेजिंग ट्रीटमेंट और फैसिलिटेशन ट्रीटमेंट। अब्बू तुम्हारे फैसिलिटेट करने को तैयार ही नहीं है, तो मैं क्या ट्रीटमेंट कर सकूंगा? सही है, ठीक है। ना वो अपने आप को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ना मुझे फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो मैं क्यों करूं इलाज? आपका वो रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे, आप जितना भी इलाज कर लें, क्योंकि वो परहेज नहीं कर रहे, ठीक है। उस बच्ची को मैंने कहा, फिर दूसरी बात ये कि जब तुम झुकी भी हो, ये तो हार्ट का एस्पेक्ट हो गया और स्ट्रोक और ये सारी चीज़ें, ब्लड प्रेशर का, इसकी वजह से तुम्हारा पेट भी छोटा हो गया है, तुम्हारा मैदा छोटा हो गया है। मैदा छोटा हो गया तो पूरी ग़िज़ा नहीं खा पाती हो, जब ग़िज़ा नहीं खा पाती हो तो तुम्हारे जिस्म को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो तुम्हारे जिस्म को मिल ही नहीं रहे हैं, तुम्हारी वीकनेस बढ़ती जा रही है, तुम्हारी हड्डियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं, तुम्हारे पट्टे कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ नहीं है, ये एक सीरीज़ ऑफ बीमारियों को लेके मतलब चलते एक प्राइम प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स। लेकिन बात वही है जो मैंने शुरू में कही कि ये ट्रीटमेंट, इन सब की तो जो लोकल ट्रीटमेंट है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट कह लो या फैसिलिटेशन ट्रीटमेंट कह लो, वो तो मैं करूँगा, लेकिन बेसिक इलाज मैं तुम्हारी कमर का करूँगा, ताकि वो सीधी होगी
तो ये चीज़ें खुद ब खुद अच्छा, ठीक उसका वो होंगी। आपके ऑर्थोपेडिक सर्जरी में इसका ताल्लुक है इससे? और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है ना, वो बेसिकली ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आपने उसकी ट्रीटमेंट ज़ाहिर है वो ऑक्सीडेशन में तो नहीं गए होंगे, वो बोन्स का जो भी नहीं, आप मैंने ऑक्सीडेशन ही से की है। अच्छा ये आपने मैंने तुमको क्या कह रहा हूँ तुम सब लोगों को कि सेल भाई सेल को ठीक करो, बीमारी खुद ब खुद ठीक नहीं वो होगी। सेल का तो ठीक है, लेकिन लेकिन आप- बोन का भी तो मामला है, तो बोन बोन का की मा- अलग ट्रीटमेंट होती है ना, वो प्लास्टर होता है या आप पीओसी आपने जो बातें बोली थी आप खुद भूल गई हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि वो इंटीरियर स्पाइनल लिगमेंट ऑसिफाई हो जाते हैं, जो कि मेन वजह होती है एंकाइलोजिंग ठीक स्पॉन्डिलाइटिस है की। ठीक है। आपने ब्लड प्रेशर का जिक्र किया था हाँ। और आपने खुद बोला था कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आर्टरीज की इलास्टिसिटी Shrink होना। कम हो गई है, सही। वो नहीं फैल रही है जितना फैलना चाहिए था, रिजल्ट करते हो रहा है हाई ब्लड प्रेशर में। ठीक है, इसको इलास्टिसिटी का नाम ले लो या स्पाइनल लिगमेंट की ऑसिफिकेशन का नाम ले लो, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ, ऑसिफिकेशन को ठीक कर रहा हूँ, पेशेंट सीधा होता चला जा रहा है। मतलब बेसिकली तो- आप उनके शरियानों को हाँ, फ्लेक्सिबल कर मैंने रहे हैं। अभी शुरू में आपको पहले किसी प्रोग्राम में बताया था कि मेरे पास इस वक्त पेशेंट है जिनका ब्लड प्रेशर वॉल्व चेंज हो चुका है, कार्डियक मसले हैं, फेफड़ों में फिर भी पानी आ जाता है, सांस फूलती है, खांसी है, ये सब कुछ है। मैं उनका इसी से इलाज कर रहा हूँ इन जस्ट 10 days टाइम, इन जस्ट दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसमें 5 साल का मसला है, ठीक है, 10 दिन के अंदर वो 30% ठीक हो गई है। सही। उनका ब्लड प्रेशर, दवाइयाँ मैंने अब कम करनी शुरू कर दी हैं, उसके साथ भी कम करने के साथ भी ब्लड प्रेशर बेहतर हो रहा है। ब्लड प्रेशर बेहतर हो रहा है दवाई कम करने के बावजूद, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि वो जो शरियानों की इलास्टिसिटी है वो मैं दोबारा रिस्टोर कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सेल्स की बात की, तो क्या आपकी ये जो भी ट्रीटमेंट होती है मर्ज शिफा याब भी होते हैं, लेकिन फिर आप उनको कोई टाइम पीरियड देते हैं फॉलो अप का? मैं उनको कहता हूँ बात आते हैं, बात फॉलो आउट हो जाते मतलब हैं। कितने अरसे बाद आना चाहिए उनको दोबारा? भाई देखें, अगर रीढ़ की हड्डी का मसला है, ठीक है, मैं अब तक कोई 500-550 मरीजों का कर चुका हूँ, ठीक है, और उनमें से मेरे पास जो फॉलोअप करते हैं 100% अगर आप लेते हैं जिनका मैंने किया, तो उसमें मुश्किल से 20% जो होते हैं फॉलोअप करते हैं। अच्छा यही वजह 80% फॉलो आउट कर जाते हैं। फॉलो आउट कर जाते हैं, ये अच्छा रहा, फॉलो अप की वजह फॉलो आउट हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम बिल्कुल ठीक हो गए, अब हमें ना कोई इसी इलाज की ज़रूरत है। लेकिन जाहिर सी बात है हम उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम थोड़े अरसे बाद उसी न्यूट्रिएंट्स या उसी अपनी जो हमारी एक आदत है, हमारा जो लाइफस्टाइल है उस पर आ जाते हैं। तो आई थिंक प्रिवेंशन के तौर पर कुछ अरसे बाद एक फॉलो अप रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस तकलीफ़ से आप गुजरे हैं आप दोबारा से उसी तकलीफ़ को की आमद कर रहे हैं। और यहाँ पर इस सीपी का तो वक्त हुआ जाता है ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीपी पर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, यही हमारा टॉपिक होगा, और अब मैं डायबिटीज़ को कंटिन्यू करूँगी लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में।